Hello, my dear students. Welcome to our channel, The Coach Academy. आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लियाई। क्लास 12 के जो भी बोर्ड्स के पीवाईक्यूज आए हुए हैं हम उससे क्वेश्चंस को पिक किए हैं और हम लोग ये वीडियो बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं और इसमें हम लोग पूरा का पूरा न्यूक्लियाई चैप्टर का रिवीजन करेंगे। जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे और क्या क्या प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे के सारे सवाल ये हम लोग देखेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, बहुत कम टाइम में आप लोगों का ये चैप्टर रिवाइज हो जाने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ के आइएगा और तब जाके ये वीडियो शुरू करिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं पीवाईक्यूज की तरफ। तो पहला सवाल हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, एक एमसीक्यू है 1 नंबर का। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज फंक्शन ऑफ मास नंबर। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि हम लोग को ग्राफ बताना है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच का जो रिलेशन होता है वो हम लोग को बताना है और उसका सही ग्राफ प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रियल फिजिक्स की फैक्ट समझते हैं। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो लाइट न्यूक्लियस जो होता है, जो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होना है, ठीक है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होना है थोड़ा ये हम लोग वो समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या यूज हो रहा है कि जैसे लाइट न्यूक्लियस होती है, लाइट न्यूक्लियस में जैसे लाइट न्यूक्लियस का मतलब क्या कि उसका जो ए है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा। ए जो होगा वो स्मॉल होगा। लाइट न्यूक्लियस की बात करें तो जो उसका ए होता है तो वो स्मॉल होता है और छोटे छोटे न्यूक्लियस के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो रैपिडली इंक्रीज करती है। ये क्या करती है, रैपिडली इंक्रीज। और जो हेवी न्यूक्लियस होते हैं यानी कि जिनका ए क्या हो जाएगा, लार्ज होगा, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट रहती है। ठीक है, लगभग लगभग कांस्टेंट रहती है। और ये जो चेंज आता है वो किसके अराउंड आता है, फेरस यानी आयरन के अक्रॉस। आयरन के अक्रॉस लगभग ये डिक्रीज नहीं करती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, मतलब बहुत स्लोली डिक्रीज करती है ये कह सकते हैं। मतलब ये तो नहीं कह सकते रैपिडली इंक्रीज करती है, स्लोली डिक्रीज करती है, लगभग लगभग कांस्टेंट के बराबर होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब जो शेप होगा, रफली रफली अगर इसका शेप समझे तो लो ए के लिए स्टीप राइज होगा। स्टीप है यानी अचानक ग्राफ बढ़ेगा। और पीक इसका कहां कहां पे आएगा, पीक इसका आएगा आयरन के अराउंड। आयरन का मास नंबर कितना होता है, 56, तो 56 के अराउंड इसका आएगा। ठीक है, और उसके बाद से स्लोली स्लोली डिक्रीज होगा, स्लोली डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है कि ये 0 से लेकर के 56 तक अचानक से बढ़ा तो है, अचानक से बढ़ा है। पीक 56 के अराउंड है, पीक जो है इसका कहां तक आया है, 56 के अराउंड। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये क्या किया है, डिक्रीज किया है। ठीक है, और ऑप्शन बी के बाद देखते हैं कि फिर ये क्या किया है, ये भी तो रैपिडली इंक्रीज किया है 56 के अराउंड, इसका पीक है, लेकिन उसके बाद ये क्या हो जा रहा है, उसका फ्लैट दिख रहा है स्लाइटली, और उसके बाद थोड़ा इंक्रीजिंग दिख करके फ्लैट हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या 56 के बाद डिक्रीज होना चाहिए। ये क्या है, इसका तो भाई पीक ही 80 पे आया, इसका भी पीक 80 पे आया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। और जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ऑप्शन ए है वो करेक्टली इसके लिए फिट बैठ रहा है। तो यहां से हम लोग बोल पाएंगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहे हैं कि डिफाइन क्या, डिफाइन मास डिफेक्ट। ठीक है, तो डिफाइन मास डिफेक्ट, तो सबसे पहले हम लोग मास डिफेक्ट क्या होता है ये देखते हैं। मास डिफेक्ट, ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या होता है और थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, जब हम न्यूक्लियस के अंदर सभी प्रोटॉन्स
और न्यूट्रॉन्स के मास को अलग अलग ऐड करते हैं और उससे एक्चुअल न्यूक्लियस की मास से कंपेयर करते हैं, तो जो डिफरेंस मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। ये हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़े हुए होंगे क्लास में आप लोग कि मास डिफेक्ट क्या आता है कि जो एक्चुअल मतलब जो भी न्यूक्लियस के अंदर सभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को अलग अलग ऐड करते हैं, ठीक है, अलग अलग ऐड करते हैं और उससे एक्चुअल न्यूक्लियस के मास से कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसके जो एक्चुअल न्यूक्लियस का मास है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं, तो जो डिफरेंस मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। तो इसको आप लोग इंग्लिश के लैंग्वेज में लिख लीजिए, मैं इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दे रहा हूं कि जो हमारा डेल्टा एम होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, तुम Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितने तुम्हारे प्रोटॉन हैं उनको ऐड करो और जितने तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, यानी कि तुम इसको n से रिप्रेजेंट, n क्या कर दे रहा हूं मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो n टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या हो गया, ये तुम्हारे न्यूक्लियॉन्स हो गए, ये तुम्हारे क्या हो गए, न्यूक्लियॉन्स, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियॉन्स आ गया। तो न्यूक्लियॉन्स में से हम उस न्यूक्लियस के मास को क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं, तो यही जो हमारे पास रिजल्ट आता है यही हमारा क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है, ठीक है, यही हमारे पास क्या आता है, यही जो मिलता है हमको मास डिफेक्ट देता है। तो ये हमारा मास डिफेक्ट हो गया, आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ये थोड़ा बताओ, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी भी पढ़ लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है वो देखते हैं। तो मास डिफेक्ट की एनर्जी इक्विवेलेंट को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसका अगर डेफिनेशन लिखे तो एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज सॉरी ऑफ मास डिफेक्ट इज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी को क्या लिख सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास क्या, बाइंडिंग एनर्जी। तो इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हमसे पूछा है डिस्क्राइब द फिजन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बेसिस पे हम लोग को फिजन हम लोग को डिफाइन करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसका प्रोसेस। तो क्या क्या होता है हम ये बता देते हैं, आप लोग समझ लीजिए और आप लोग अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। तो जैसे हैवी न्यूक्लियस की मैं बात करता हूँ, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम, यूरेनियम की अगर मैं बात करूं तो हेवी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो क्या होता है, वो लो होता है, हाँ या ना, वो क्या होता है, लो होता है। तो जब हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, जब हेवी न्यूक्लियस क्या होता है, स्प्लिट होता है, तो दो मीडियम न्यूक्लियाई में वो क्या होता है, दो मीडियम न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है, तो जो तो प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट तुम्हारे पास स्प्लिट होने के बाद मिला तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, कि जो हेवी न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कोई भी तुम यूरेनियम के एग्जांपल ले लो, तो हेवी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुम्हारा लो होता है। तो जब हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है दो मीडियम साइज के न्यूक्लियाई में, तो उस प्रोडक्ट का, ये जो प्रोडक्ट तुम्हारे पास आया है उसका, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कैसा है, मीडियम न्यूक्लियाई है, ठीक है, मीडियम न्यूक्लियाई है। तो जो मीडियम न्यूक्लियाई है, मीडियम न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है,
हाई होता है, ठीक है, हाई या ज्यादा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि फाइनल स्टेट में न्यूक्लियाई ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड है, ठीक है। जो फाइनली हम बात करते हैं तो फाइनल स्टेट में जो न्यूक्लियाई है वो ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड है, और अगर स्ट्रांगली बाउंड है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिस्टम ज्यादा स्टेबल है और एनर्जी जो होती है वो एक्स्ट्रा रिलीज होती है। और इसी डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी से न्यूक्लियस फिजन में एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये जो एनर्जी डिफरेंस मिलता है और इन्हीं बाइंडिंग एनर्जी में, इन्हीं से हम लोगों को क्या मिलता है, इन्हीं से हम लोग को न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी मिलती है। तो ये तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है, एक्सप्लेन कर दियो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी के ऊपर चलते हैं, ठीक है, कि अ ड्यूट्रॉन कंटेन्स अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन, ठीक है। ड्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन कंटेन करता है, और उसका जो मास है वो इतना दिया गया है, ठीक है। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट फॉर इट इन यू यूनिट्स में एंड इट्स एनर्जी इक्विवेलेंस इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, और 1 यूनिट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, ये चीज दिया गया है। तो आओ ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन नोट कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग को सवाल में गिवन है, ठीक है। तो हम लोग को सवाल में मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.00727, ठीक है, इतना दिया है 1.007277 यूनिट्स, ठीक है। अब हम लोगों से मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया गया है, 1.00865 यूनिट्स, ठीक है। और मास ऑफ जो ड्यूट्रॉन है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन वो कितना दिया गया है, 2.01353 यूनिट्स, ठीक है। और 1 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है, दिक्कत। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप करेंगे कि जो भी इंडिविजुअल फ्री प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो सबसे पहले देखो हमको अगर बाइंडिंग एनर्जी हमको कैलकुलेट क्या करना है इस सवाल में, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट और इसकी इक्विवेलेंट बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मास डिफेक्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, हाँ या ना। और न्यूक्लियॉन्स तो क्या होता है, इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को ऐड कर देते हैं। तो एक जो ड्यूट्रॉन है, एक ड्यूट्रॉन वो किससे मिलकर बना है, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन से। तो इसका जो मास होगा वो इंडिविजुअली ज्यादा होगा इसके न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। तो इसका मास दिया गया है वो इतना है, और इन दोनों के मासेस को हम लोग ऐड करेंगे और उसमें से ये माइनस कर देंगे ड्यूट्रॉन के मास को, तो हम लोग को मास डिफेक्ट मिल जाएगा। तो डेल्टा एम हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया गया है, 1.007277, ठीक है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया गया है, 1.0086665, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग से ऐड करेंगे और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 2.013553, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे पास, ये दिया गया न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस का मास, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2.01594 ठीक है। और इसमें से 2.013553 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो तुम्हारे पास डेल्टा एम आएगा, जो डेल्टा एम निकल करके आएगा वो आएगा 0.00238 यूनिट्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास डेल्टा एम आ गया, ठीक है। उसके बाद तुमसे बोला है सवाल में निकालने के लिए, तो थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है। अब सवाल में हमसे बोला गया है बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और ये हमको किस में निकालने के लिए बोला गया है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ये यूनिट्स को हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर कर देंगे। तो ये सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, डेल्टा एम 0.00238
89 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी निकल करके आएगी, इसको तुम कैलकुलेट करोगे और बाइंडिंग एनर्जी अप्रॉक्स मैं बता दे रहा हूँ नियरली आएगी 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका तुम लोग मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर लेना, ठीक है। तो तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास ये आंसर निकल करके आएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने पे अब हम लोग को एक और सवाल दिखा बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करने का। तो बाइंडिंग एनर्जी पिछले सवाल में हम लोग डिफाइन किए हैं, तो इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। तो बोला गया एन अनस्टेबल न्यूक्लियस हैज मास नंबर ए। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है भाई, ऑब्वियस बात है, इसका ए ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका लो होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी इसका दे दिया गया है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये जो है अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो दो फ्रेगमेंट्स में टूट जा रहा है और उन दोनों फ्रेगमेंट्स का जो मास नंबर है वो ए है, वो 120 दिया गया है और बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो एनर्जी रिलीज पूछ रहा है, ठीक है, कि जो टूटा है वो दोनों जो हेवी न्यूक्लियस है वो जब टूट के दो हल्के हल्के न्यूक्लियस में टूटा है तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये सवाल में हम लोगों से पूछा है। तो इनिशियल की पहले बात करते हैं। इनिशियली तुम्हारा ए कितना था, ए तुम्हारा 240 था और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना था तुम्हारे पास 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमको क्या मिला आफ्टर फिजन। आफ्टर फिजन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ए कितना हो गया 120 हो गया और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है, ये क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी वैल्यू आ गई 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पहले स्टेप के ऊपर चलते हैं। पहले स्टेप में हम लोग इस सवाल में क्या करेंगे कि इनिशियली टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी। इनिशियली टोटल बाइंडिंग एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इनिशियली टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई, इसको मैं BeI बोल देता हूं। तो इसका मास नंबर इनटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना था। भाई एनर्जी से एनर्जी क्यों, अरे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया गया है, ये तुम्हारा मास नंबर दिया गया है, तो ए से ए यूनिट कैंसिल, अरे बचेगी एनर्जी, हमसे एनर्जी पूछा है। तो ए तुमका इनिशियली कितना दिया गया है 240 इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर ए कितना दिया गया है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो तुम इनिशियली बाइंडिंग एनर्जी अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आया जाएगा तुम्हारे पास 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा है कि फाइनल, ठीक है, टोटल मतलब पहले तो हम लोग टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना है, एक फ्रेगमेंट की अगर बात करें, बाइंडिंग एनर्जी फिजन के बाद, ठीक है, फिजन के बाद जो एक की है, तो एक का मास नंबर इंटू उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हाँ या ना, तो वो दे दिया गया है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कैलकुलेट करोगे तो लगभग कितना आएगा तुम्हारा 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो एक का निकला, लेकिन तुमसे क्या बोला है वो दो फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हुआ है। तो टोटल फाइनल बाइंडिंग एनर्जी फाइनल को हम लोग क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 इंटू 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 2040 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या था तुम्हारा फाइनल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब तुम्हारे पास एनर्जी रिलीज तुमसे पूछा गया है, एनर्जी रिलीज तुमसे क्या किया गया है पूछा गया है। तो एनर्जी रिलीज मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, फिजन में, ठीक है, एनर्जी में कितनी जो भी तुम्हारा फिजन हुआ है उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई वो तुमसे पूछा गया है। तो तुम क्या करोगे, तुम सिंपली फाइनल एनर्जी माइनस बीई, फाइनल माइनस बीई इनिशियल बाइंडिंग, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी से इनिशियल वाली माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास निकल करके आ जाएगी। तो वो फाइनल कितनी है 2040 माइनस इनिशियली कितनी है तुम्हारी 1824, तो ये कितनी आ जाएगी 612
ठीक है, तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इस फिजन में ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि एक ग्राफ बनाना है, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर ए। यानी कि तुमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर, जैसे जैसे तुम्हारा मास नंबर चेंज होगा वैसे वैसे तुम क्या करोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में तुमको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये पहले ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने में क्या है, तो ऑन एक्स एक्सिस हम लोग क्या प्लॉट किए हैं, मास नंबर ए को, और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किए हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बी बाई ए को। ठीक है, तो इसका शेप कैसे होगा, सबसे पहले उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। शेप क्या होगा उसके लिए कॉन्सेप्ट दे, तो जो स्मॉल ए होता है, ठीक है, यानी कि जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन राइज शार्पली। ठीक है, पिछले जो पहला सवाल हम लोग आज के सेशन का किए उसमें यही ग्राफ हम लोगों से कुछ पूछा था। और जो मैक्सिमम मिलता है, मैक्सिमम वो कहां पे मिलता है, नियर ए इज इक्वल टू 56 पे मिलता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फॉर लार्ज ए, फॉर लार्ज ए मतलब हेवी न्यूक्लियस के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो स्लोली डिक्रीज करती है। ठीक है, और हम लोग को एक रफ डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे तो हमारा छोटे छोटे ए के लिए हमारा क्या करेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अच्छे से बढ़ेगा, मतलब एकदम स्टीप बढ़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, हल्का हल्का कंटिन्यूअसली धीरे धीरे डिक्रीज करता है। तो ये जो हमारे को जहां मैक्सिमम मिला है, ये जो हमको जहां पे मैक्सिमम मिला है वही हमारा क्या है, आयरन का मास नंबर, और ये हो जाता है 56, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आता है, आयरन आता है। ठीक है, और उसी को हम लोग सबसे स्टेबल न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जेंटली यहाँ के बाद से डाउनवर्ड स्लोप मिला है। अब अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हेवी न्यूक्लियस ए इज ग्रेटर देन 170 डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मास नंबर। कि आखिरकार क्या ऐसा फैक्टर है कि बाइंडिंग एनर्जी हेवी न्यूक्लियस के लिए डिक्रीज होता है, ये भी हमको बताना है। तो आओ थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर दो तरीके के फोर्स लगते हैं। पहला कौन सा फोर्स लगता है तुम्हारे पास, न्यूक्लियर का अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। और उसकी सैचुरेशन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे कि ईच न्यूक्लियन इंटरैक्ट विथ दियर अदर नेबर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ईच न्यूक्लियन, जो भी न्यूक्लियन होगा, मैं अभी जो बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है कि जो भी न्यूक्लियस होगा वो अपने आसपास के नेबरिंग न्यूक्लियंस से ही इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, अब दूसरे टाइप का फोर्स होता है, दूसरे टाइप का फोर्स क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। भाई सेम तरीके के चार्ज होंगे तभी तो रिपल्शन होगा, तो मैं ये बोल दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। अब न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। वो क्या होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ठीक है, और जैसे ही तुम्हारे प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोटॉन, जैसे ही प्रोटॉन तुम्हारा बढ़ेगा वैसे रिपल्सन तुम्हारा और बढ़ जाएगा।
जैसे तुम्हारा इंक्रीज इन प्रोटॉन होगा, रिपल्सन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हेवी न्यूक्लियस के लिए, फॉर हेवी न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, तो न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनैलिटी विथ ए, मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूं कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर ए बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स तो नहीं बढ़ेगा, तो वो क्या है तुम्हारे पास कांस्टेंट आ रहा है। अब मैं अगर बात करूं, अब मैं अगर थोड़ा इसके ऊपर अगर और चर्चा करूं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो कूलाम्ब रिपल्शन है, जैसे ही तुम्हारा ए बढ़ेगा तो तुम्हारा प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो कूलाम्ब का रिपल्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट तुम्हारा जो नेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेज विथ मास नंबर। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि जो हेवी न्यूक्लियस होते हैं वो जैसे जैसे ए बढ़ते जाता है वो अपनी स्टेबिलिटी कम करते जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो दैट्स वाई कि हेवी न्यूक्लियस आसानी से फिजन प्रोसेस कर लेते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो इसका फाइनल आंसर अगर आप लोग लिखना होगा तो इस तरीके से लिखो कि बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेज रैपिडली विथ मास नंबर अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू अराउंड ए इज इक्वल टू 56, ठीक है, जो कि फेरस का होता है, एंड देन डिक्रीजेज स्लोली फॉर हेवी न्यूक्लियस, ठीक है, फॉर एंड फॉर ए इज ग्रेटर देन 170, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेस, ध्यान रखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस बिकॉज द शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स सैचुरेट, हाँ या ना, यहाँ पे क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है। और वाइल लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम रिपल्शन between protons increases reducing the average binding energy per nucleon, ठीक है। तो यहां तक आप लोग कर लेंगे। तो आज के मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ही वीडियोस आगे आते रहेंगे। तो वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है।